ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेनली, मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। इन्होंने क्या किया, जैसे अर्थ की प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी वैसा ही इन्होंने दोबारा से क्रिएट किया लैब के अंदर। जैसे उस समय अर्थ का जो सरफेस था वो काफ़ी वार्म था, गर्म था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। वाटर वेपर के फॉर्म में थे। जो वेपराइज वाटर था वो कंडेंस होकर के फिर वाटर में कन्वर्ट होता था, यानी लगातार साइकिल चलती रहती थी, बारिश होता था, बिजली कड़कती थी। तो उस समय एनर्जी का जो सोर्स था वो अल्ट्रावायलेट रेज थी। अल्ट्रावायलेट रेज इसलिए क्योंकि ओजोन उस समय नहीं बना हुआ था, तो अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचाती थी। और वॉल्केनिक इरप्शन थे, हीट की वजह से जो एनर्जी मिल रही थी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से और इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से। एक्चुअली जो क्लाउड्स जो है वो आपस में रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बिजली कड़कती है, ठीक है, जो कि हाई वोल्टेज करंट होता है वो भी एनर्जी के फॉर्म में अर्थ पर आता था। तो उस दौरान हुआ क्या था, मैंने आपको बताया कि कई सारे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल करके किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। और चूंकि उस समय फ्री एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन एटम नहीं था, तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का। तो कुछ इसी तरह का सेटअप जो है स्टेनली, मिलर और यूरे ने किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है 2 फ्लास्क ले लिया। एक छोटा फ्लास्क लिया था लगभग 2 लीटर का और एक लिया था इन्होंने 5 लीटर का गैसियस फ्लास्क लिया, ठीक है। इन्होंने पूरे सेटअप को, इस पूरे ग्लास ट्यूब के सेटअप को इन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब इसके अंदर जितनी भी एयर थी उसको सारा का सारा बाहर निकाल दिया। फिर एक कंटेनर में, मतलब सेटअप के एक चैम्बर में इन्होंने क्या किया, वाटर लिया और वाटर को गर्म कर दिया। यहाँ से वाटर वेपराइज हुआ और ये वेपर के फॉर्म में गैसियस कंटेनर में पहुंचा, जहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे थे इन्होंने, एनोड और कैथोड, जिसमें इन्होंने हाई वोल्टेज करंट फ्लो कराया, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पार्क होने लगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होने लगा। और इन्होंने गैसेस लिया था जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पाई जाती थी, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। रेशियो पूछा जाता है तो सीक्वेंस याद रखिएगा, मेथेन, अमोनिया और ठीक है, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, जिसमें अमोनिया 1 के रेशियो में था और मेथेन और हाइड्रोजन डबल थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अमोनिया एक ही है, बाकी मैंने सीक्वेंस मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिखा है, वो अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन पूछ लेंगे तो 1:2:2 हो जाएगा, तो आप चेंज कर लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ से वाटर वेपर पहुँचा, तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर वेपर की प्रेजेंस में हाई वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में इन्होंने इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुए और ये किसमें कन्वर्ट हो गए, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कूल कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर की मदद से, कंडेंसर क्या होता है, एक चैम्बर होता है जिसमें वाटर को इन किया जाता है, कोल्ड वाटर को, और ये गर्म होने की वजह से ये पानी गर्म हो जाता है, तो यहाँ से वार्म वाटर जो होता है वो बाहर निकल आता है, तो धीरे धीरे सिस्टम जो होता है वो ठंडा हो जाता है। वार्म यहाँ से निकलेगा, जब से ठंडा पानी आता रहेगा और यहाँ इधर गर्म हो जाएगा और बाहर निकलता रहेगा, तो ये जो भी वेपराइज मटेरियल थे, वेपर के फॉर्म में थे, ये क्या हो गए, कंडेंस हो गए, संग्रहित हो गए और उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस केमिकल के नेचर की स्टडी की इन्होंने, तो इसमें पाया कि इसमें कई सारे अमीनो एसिड्स हैं और इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स पाए गए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि कुछ इसी तरीके के ऑर्गेनिक मैटर से आगे चल करके लाइफ का फॉर्मेशन हुआ हो। देखिए, Oparin of Russia and Halden of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing life, pre-existing non-living organic molecule, example RNA, प्रोटीन etc. इसी से बने होंगे। तो
तो पहले अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से आरएनए और आरएनए और प्रोटीन से लाइफ बना हुआ। एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। तो लाइफ का फॉर्मेशन जो है केमिकल इवोल्यूशन के बाद हुआ। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। एंड द कंडीशन ऑन द अर्थ वर हाई टेम्परेचर। उस समय अर्थ की कंडीशन क्या थी, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, मतलब ज्वालामुखी फट रहा था जगह जगह पे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मतलब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। इन 1953 में स्टेनले मिलर, an American scientist, created a similar condition in the laboratory। तो स्टेनले मिलर के साथ साथ यूरे भी अंडरलाइन करके कहीं बाहर लीजिएगा, ये भी साथ में हैरोल्ड यूरे नाम किया। He created इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पूरे apparatus को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज apparatus भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज apparatus, क्योंकि इस सेटअप में उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया था और उसी एनर्जी का यूज करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग द मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 800 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्सपेरिमेंट कराया था इन्होंने, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे क्या हुआ, अमीनो एसिड बनने लगा, साथ में कुछ सिंपल शुगर भी मिले थे, ठीक है, लेकिन अब एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसेस। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में दूसरे ने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या बना, शुगर भी बना और नाइट्रोजनस बेसेस, पिगमेंट्स एंड फैट, यानी कि लिपिड भी बना। तो शुगर है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारा कुछ बना। एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड indicating that similar processes are occurring elsewhere in the space। तो कह रहे हैं जब हम मेटियोराइट की एनालिसिस करते हैं, उल्का पिंड की जो हमारे धरती पे आके गिरे हुए, तो उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इसी तरीके का बना हुआ मिलता है। तो हमको ये लगता है कि अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ है। With this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is the chemical evolution, was more or less accepted। तो कह रहे हैं इतने ज़्यादा उलझे हुए स्टोरी के बाद जो है, बाद में चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया गया है वो केमिकल इवोल्यूशन को ही, इसी की थियरी को एक्सेप्ट किया गया है। बाकी आपसे बताया गया था ना कि कई सारी थियरीज थी हमारी, जैसे स्पेशल क्रिएशन थियरी, पैनस्पर्मिया थियरी, ठीक है, एक्सेट्रा। द फर्स्ट, we have no idea about how the first life replicating metabolic capsule of the life arose। तो कह रहे हैं हमको अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइफ कैसे बना। हम मानते हैं कि केमिकल एवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा और इसी से ऐसा हुआ होगा, बट वी आर नॉट कन्फर्म, हम पूरा सही नहीं बता सकते, क्लियर कट रही। एंड देयर वुड हैव बीन giant molecule, that is RNA, protein, polysaccharide यानी कार्बोहाइड्रेट etc. These capsules reproduced their molecules perhaps। तो कह रहे हैं ये सारे कैप्सूल जो है ये अपने मॉलिक्यूल को क्या करते हैं,
रेप्लिकेट करते हैं, मतलब इसी से बनाते हैं। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट possibly originate till about the 2000 million year ago। तो कह रहे हैं पहला सेलुलर यानी सेल के फॉर्म में जो लाइफ है ये 2000 मिलियन, ये तो है 2000 मिलियन साल पहले जो है ये नहीं बना था, उसके बाद ही बना है। मतलब सेलुलर लाइफ जो बना है वो कब बना है? 2 बाया ईयर है, मतलब 2 बाया मतलब बिलियन ईयर है, 2 बिलियन ईयर एगो, 2 बिलियन ईयर एगो लगभग सेलुलर लाइफ बना। उसके पहले क्या था? ए सेलुलर। तो ए सेलुलर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटोबायन एंड वायरसेस लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटोबायन एंड वायरसेस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो अभी इसी में आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो हमारे पास पहला एरा आता है वो है एजोइक एरा, ठीक है, एरा ऑफ नो लाइफ, मतलब नो लिविंग, ठीक है। तो एरा एक्चुअली टाइम पीरियड पढ़ेंगे, जैसे हमने अपने टाइम को हमने डिवाइड कर रखा है ईयर में, मंथ में, डेज में, वीक में, ठीक है, मंथ में, वीक में, डेज में और आवर्स में, ऐसे डिवाइड कर रखा है। तो कह रहे हैं जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, मतलब जब से अर्थ की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक के समय को हमने टाइम स्केल में डिवाइड कर दिया है। तो कई सारे टाइम स्केल हैं, जो सबसे बड़ा टाइम स्केल है हमारे पास वो है एरा। एरा से छोटा होता है पीरियड और पीरियड से छोटा होता है एपॉक। पीरियड से छोटा क्या होता है? एपॉक। एरा और पीरियड ही दिया गया, एपॉक में काल दे दिया गया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में बहुत बेहतर तरीके से नहीं दिया गया है। जब ये आएगा तो मैं छोड़ दूंगा इसको, लास्ट में पढ़ाएंगे इसको कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। मैं कुछ पेजेज के प्रिंट आउट दे दूंगा आपको, उससे आपको याद रहेगा। देखिएगा, देयर वर प्रोबेबली सिंगल सेल। तो कह रहा है जो पहली लाइफ बनी होगी वो क्या होगी? सिंगल सेल की होगी। वो भी सिंगल सेल प्रोकैरियोट पहले बना होगा, यानी बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिक, देन उससे इवॉल्व हुए होंगे क्या? सिंगल सेल यूकैरियोट्स यानी प्रोटिस्टा लाइक ऑर्गेनिक, और उसके आगे की कहानी आप पढ़ ही चुके हैं एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में। ऑल लाइफ फॉर्म वर इन द वाटर एनवायरनमेंट। तो कह रहे हैं जितने भी लाइफ फॉर्म बने वो सबसे पहले कहाँ पे बने? वाटर के अंदर। नेक्स्ट, एंड दिस वर्जन ऑफ द बायोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ एरोज स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो कह रहे हैं इसी तरीके से नॉन लिविंग मॉलिक्यूल के मिलने से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ। तो कह रहे हैं मेजॉरिटी के द्वारा अब ये माना जाने लगा थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या? थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, दैट मींस द फर्स्ट लाइफ कम्स एबायोटिकली एंड व्हेन द लाइफ फॉर्मेशन कंटिन्यूज। तो एक बार जब लाइफ बन गया तो लाइफ ने ही लाइफ को बनाया। तो ऐसा भी नहीं है नेचर में एक ही बना होगा, एक ही समय पे कई सारे बने। However, once formed, how the first cellular form of the life could have evolved into the complex biodiversity of the today is the fascinating story that will be discussed below। तो कह रहे हैं इसके बाद एक सेल से लेकर के इतना बड़ा ऑर्गन कैसे बन गया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, दैट इज अ थियरी। मतलब अब लाइफ फॉर्म तो ओरिजिनेट हो गया, यानी लाइफ बन गई अर्थ पे। अब उस लाइफ से एक सिंगल सेल ऑर्गन से कैसे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बना, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। देखिएगा,
कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमको ये बताते हैं कि लाइफ कैसे बनी इस अर्थ पर। वही है, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, ठीक है, गॉड ने बनाया। तो सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना मानना है, उसमें कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दिस थियरी हैज 3 कोनोटेशन। तो 3 कोनोटेशन कौन कौन से हैं? पहला, 1 that all living organisms, that is species or types that we see today were created as such। तो कह रहे हैं स्पेशल क्रिएशन थियरी के अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी लाइफ फॉर्म हमको अर्थ में दिख रहे हैं ये इसी फॉर्म में बने थे। क्या हमको भगवान ने बनाया था और जिस फॉर्म में बनाया था उसी फॉर्म में आज तक पड़े हुए, ठीक है। तो फिर ये हुआ कि भैया जो हमको फॉसिल मिलता है अलग अलग शेप का, अलग अलग जबड़े का, अलग अलग बॉडी डिजाइन का, जो हमसे मिलते जुलते हैं वो किसके हैं आखिर? वो लोग कौन? तब नहीं पता। 2 that the diversity was always the same since the creation। तो कह रहे हैं डाइवर्सिटी जब से अर्थ बना है वो तब से सेम ही है। जितने पेड़ पौधे जीव जंतु बना दिए गए थे वो उसी फॉर्म में बना दिए गए थे और उसी फॉर्म में आज भी पाए जाते हैं। एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर आल्सो। कह रहे हैं भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। तो इवोल्यूशन की तो वर्ड लगा दिया ऐसे। 3 that the earth is about 4000 ईयर ओल्ड। और ये भी मानना है कि धरती जो है वो 4000 साल मात्र पुरानी है, मात्र 4000 साल। All these ideas were strongly challenged during the 19th century। तो कह रहे हैं ये सारी आइडिया जो है 19वीं सदी में, शताब्दी में जो है ये चैलेंज हुई, कई सारी थियरी हुई कि भाई ऐसा है तो बताओ क्यों, कैसे, कहाँ। तब भगवान से सवाल करो, भगवान ने हमको बनाया, फिर हम भगवान को बनाने लगे? नहीं। तो 19th सेंचुरी में एक्चुअली लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस की वजह से हमने स्पेशल क्रिएशन थियरी को क्या किया? डिस्कार्ड किया। हाँ, खुले तौर पे नहीं कहते हैं कि हमको भगवान नहीं बनाया है, बट अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी ओरिजिन कैसे हुई। आगे देखिए। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉयज, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सी वॉयज, वॉयज का मतलब यात्रा, समुद्री यात्रा। इन अ सेल शिप called the HMS बीगल, अंडरलाइन करिए। ये डार्विन की शिप थी। चार्ल्स डार्विन जो है विश्व भ्रमण पर निकले थे, दुनिया घूमने निकले। जिस जगह से निकले थे उसी जगह पे 5 साल बाद पहुंच गए। समुद्र के रास्ते जाते 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 पूरी दुनिया घूमते रहे और दुनिया घूमते घूमते वो 5 साल बाद उसी जगह पे पहुंचे जहाँ से चले धरती को। आगे देखिए। राउंड द वर्ल्ड, चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर द सिमिलरिटी एंड वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट बिलियन ऑफ ईयर। तो कह रहे हैं कई सारे लाइफ फॉर्म ऐसे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो आपस में सिमिलरिटीज को शो ही करते हैं। साथ में जो कई लाख साल पहले पाए जाते थे ऑर्गेन, उनसे भी सिमिलरिटीज हो। मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो कह रहे हैं उसमें से कई सारे लाइफ फॉर्म ऐसे भी हैं आज के समय पे जो पाए ही नहीं जाते, जैसे मैमथ, हाथी की तरह दिखने वाला जानवर था, मैमथ नहीं पाया जाता है। कार्टून मूवी में देखते हैं ना, आइस एज, क्या देखते हैं,
आइस एज कार्टून मूवी है ना, उसमें मैमथ दिखाया गया है। एक्चुअली हाथी से भी 1.5 गुने साइज का होता था, बड़ा, और उसके टस्क का साइज जो है वो और ज़्यादा बड़ा होता था और कर्व होता था, मुड़ा हुआ। बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते थे, तो ये उसके फीचर्स हैं। अब नहीं पाया जाता है। तो कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो पहले पाई जाती थी, आज नहीं पाई जाती। आगे देखिएगा, देयर हैड बीन extinction of different life forms in the year gone by, just a new form of the life arose at the different periods of the history of the earth। तो कह रहे हैं हिस्ट्री के अर्थ के अलग अलग समय पर, अर्थ के हिस्ट्री के अलग अलग समय पर, मतलब कुछ लाख साल पुराने, कुछ तो 4 लाख साल पुराने, अलग अलग समय पे कहे कि उन्हीं लाइफ फॉर्म से डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन, and the formation of new species from the existing one is known as the speciation। क्या कह रहा था? speciation कहते हैं। and there has been the gradual evolution of the life form। तो कह रहा लाइफ फॉर्म में धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया और चेंज होते चले गए। एनी पॉपुलेशन है बिल्ड इन वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक। तो कह रहे हैं कोई भी ऑर्गेन हो उसके अंदर बिल्ड इन वेरिएशन पाया जाता है, मतलब वेरिएशन का मतलब क्या? चेंजिंग। और ये चेंजिंग कॉज करने के लिए जीन पाए जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही तो पाए जाते हैं। दोज कैरेक्टर्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल कंडीशन। तो कह रहे हैं कई सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो किसी ऑर्गेन को खास बनाते हैं किसी एक खास तरह के हैबिटेट में रहने के लिए, जैसे क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एटसेट्रा। तो कह रहे हैं अभी हमको ले जाके रेगिस्तान में रख दिया जाए, सहारा रेगिस्तान में, तो हो सकता है 2-4 दिन में मर जाए, पानी नहीं मिलेगा, हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जो वहाँ के लोग रहते हैं वो अपने आप को क्या कर चुके हैं? एडॉप्ट कर चुके हैं, तो उनको नुकसान नहीं पहुँचता है इतना ज़्यादा, वो उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो जिंदा रह जाते हैं। would outbreed other that are less endowed to survive under the such normal conditions। तो कह रहे हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गन हैं जो सरवाइव नहीं कर सकते, तो उनका हम क्या कराते हैं? आउटब्रीडिंग कराते हैं। जो उनके अंदर कमी है वो उसी से रिलेटेड स्पीसीज से लाकर हम क्या करें? ट्रांसफर कराते हैं, तो उसके द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो सर्वाइव कर सकता है। Another word used is fitness of the individual or population। तो जो इंडिविजुअल या पॉपुलेशन ज़्यादा फिट होगी वो ज़्यादा देर दिनों तक सर्वाइव करेगी एज कंपेयर टू दोज दैट आर अनफिट एंड जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, फिटनेस अच्छा ना हो। द फिटनेस अंडरलाइन देखिएगा, फिटनेस का मतलब क्या है? एक्चुअली डार्विन जो है इन्होंने ये नेचुरल सिलेक्शन दिया था, इन्होंने कहा कि नेचर में जो बेहतर क्वालिटी वाला ऑर्गेन होता है या जिसके पास बढ़िया कैरेक्टर होते हैं, जो इन्वायरमेंट के फेवर में हो, वही सर्वाइव करता है। तो इन्हीं के सपोर्ट में आए हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने इसी के लिए टर्म दिया क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो एक दूसरे से एग्जिस्टेंस के लिए अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रगल करते रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और उस लड़ाई में जीत उसी की होती है जो ज़्यादा फिट होता है। अब फिटनेस अलग अलग टर्म पे है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास ताकत ही सबसे ज़्यादा होगी वही फिट बोला जाएगा, ठीक है? फिटनेस का लेवल भी अलग अलग है। एक है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो ऑर्गन ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो कम रिप्रोड्यूस करता है उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉपुलेशन है, ठीक है? कितनी पॉपुलेशन है? 2 पॉपुलेशन है। एक में 10 लोग रहते थे, एक में 5 लोग रहते थे।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नेचुरल क्लेमिटी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गया, सुनामी, भूकंप, तूफान कुछ आ गया, तो हुआ क्या, दोनों पॉपुलेशन से 5-5 लोगों की डेथ हो गई। स्कोर 5-0। मतलब कोई नेचुरल क्लेमिटी या प्राकृतिक आपदा जो अनसर्टेन था, अब उसने सर्वाइव वही किया जो ज्यादा रिप्रोड्यूस किया हुआ। तो 10 में से 5 मर गए, तभी 5 बच गए। यहाँ 5 थे ही, 5 मर गए तो कोई नहीं बचा। मतलब इनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो कम था इनसे, और इनका ज़्यादा था, तो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, उसके बचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बचने के मतलब उसकी जनरेशन, उसके जीन्स के। ये उन ऑर्गेन पे एप्लीकेबल होता है जिनका प्रेडेशन कर लिया जाए, या जो अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने प्रति अनकॉन्शियस, मतलब खुद के बारे में जानकारी ना हो। ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। ये नहीं कि फिर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों को प्रमोट करने लगे कि भैया कोई भूकंप आएगा तो ऐसा होगा कि जिसके यहाँ ज़्यादा लोग होंगे उसके यहाँ 2-4 लोग बच जाएंगे, तुम्हारे यहाँ कम है तो साफ हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं खाना। ऐसा ह्यूमन के लिए अप्लीकेबल नहीं। वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रखी है। आगे देखिएगा, the fitness according to the Darwin refers the ultimately and the only reproductive fitness, underline this। इन डार्विन के अकॉर्डिंग एक ही फिटनेस थी, यही वाली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा, जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम प्रोड्यूस करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस कम। तो कह रहे हैं नेचर में अगर कोई चेंजेस हुए तो ये सर्वाइव करेगा, ये एलिमिनेट। Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than others। तो कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेन जो एनवायरमेंट में फिट हैं, सुटेबल हैं, वो दूसरे ऑर्गेन के कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को जानते हैं। And these therefore will survive more and hence are selected by the nature। तो कह रहे हैं इसीलिए इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसीलिए ये नेचर में सर्वाइव करते हैं। अब दूसरा वाला क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। He called it natural selection। डार्विन ने इसी को क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन। एंड implied it as a mechanism of evolution, और इसी को इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के तौर पर इसको क्या किया, उपयोग किया। कैसे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ चेंजेज आते जाएंगे, जो उस एनवायरमेंट में रहने के लिए सुटेबल होगा तो सर्वाइव करेगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट द अल्फ्रेड वेलेस, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस, रसेल वेलेस, आ नेचुरलिस्ट। ये प्रकृति दार्शनिक थे, मतलब ऐसे घूम करके नेचर के बारे में स्टडी। हु वर्क इन मलय आर्कीपेलागो had also come to the similar conclusion around the same time। तो कह रहे हैं ये भी रिसर्च किए और ये भी उसी डिसीजन पर है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कह रहे हैं उसी समय के दौरान apparently न्यू टाइप ऑफ द ऑर्गन आर रिकॉग्नाइजेबल। तो कह रहे हैं उसी दौरान जो है कुछ नए ऑर्गन्स क्या होंगे,
रिकॉग्निजेबल होंगे, मतलब उनकी पहचान की जाएगी। क्योंकि ये वाले खत्म हो गए, यही वाले बचे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, इसमें कुछ वेरिएशन आएगा और जो आगे आने वाली जनरेशन में हमको दिखाई देगा। तो कह रहे उसी दौरान कुछ नए लाइफ फॉर्म रिकॉग्निजेबल हुए एंड ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर द सिमिलरिटी एंड द शेयर कॉमन एंसेस्टर। तो कह रहे जितने भी लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं वो सब क्या करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। मतलब हमारा भी ओरिजिन जो है वो सिंगल सेल ऑर्गन से हुआ है। अब वो कैसे हुआ है इसके पीछे मैंने आपको लिंक करके बता दिया था कि एटम से लेकर के सिंगल सेल लाइफ तक कैसे बना। अब सिंगल सेल लाइफ का जो आगे का डेवलपमेंट है वो आप पढ़ चुके हैं एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, कि कैसे बना। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट बनाते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट में प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में एक आता है प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया को आप बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमलिया यानी पॉलीफेरा। किंगडम एनिमलिया का शुरुआत ही पॉलीफेरा से होता है ना। प्रोटिस्टा आर नॉट एनिमल। प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर को एनिमल मत समझिए। प्रोटोजोआ भी नहीं। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, जोआ का मतलब एनिमल। ये प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गन थे, दैट इज नॉट एनिमल। किंगडम एनिमलिया एनिमल है, ये सब एनिमल नहीं है। ये प्रिमिटिव एनिमल लाइक क्रिएचर्स हैं जो बने डिफरेंट टाइम के दौरान। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही जो है गलत हो जाएगा ना अगर उसको इंक्लूड कर दोगे। इसीलिए तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ एनिमलिया में नहीं आता है। कई सारे लोग गलती करते हैं, अमीबा आता है किंगडम एनिमलिया लिखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हो। क्लासिफिकेशन में गलती करते हैं, हायर क्लास में BA BSc कर रहे हैं, BA नहीं BSc कर रहे हो, लिखा हमारे समय में MSc का प्रैक्टिकल हो रहा था तो चार्ट बना करके लेके गए थे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या बना के लेके गया था। एक मोहतरमा थी, वो यूग्लिना बना के लाई। एग्जामिनर ने पूछ लिया तो उसको पैरामीशियम बता रही है। तो उसने एग्जामिनर में पूछ भी लिया कि क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर लगी। अगर MSc करने पहुंच गए और यूग्लिना और पैरामीशियम को देख करके नहीं पता लगा पाते हैं कि कौन क्या है तो क्या करेंगे अच्छी डिग्री का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है फ्लुएंसी में, और ये सब छोटी गलतियां होती हैं जिसको आप निगलेक्ट करते हो। और यकीन मानिए कि एग्जाम में इससे बड़ा पछतावा किसी पे होता नहीं कि इतना आसान क्वेश्चन हमसे गलत हो। आगे देखिएगा। However, these ancestors were present at the different period in the history of the earth। अब हिस्ट्री ऑफ अर्थ को हम एपॉक्स, पीरियड एंड एराज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा टाइम स्केल एरा होता है, ठीक है। उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा एपॉक होता है। जैसे एरा का मतलब युग समझ लीजिए, युग बोलते भी हैं युग, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ दूसरा क्लासिफिकेशन है युग का। हिंदू माइथोलॉजी में देखेंगे क्या, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। अच्छा, पहले भाई हमको सीक्वेंस याद नहीं है, कलयुग में जी रहे हैं तो यही जान रहे हैं। अब ये भी जानते हैं इसके बाद सतयुग आएगा। हाँ, ये अंतिम फेज चल रहा है।
आगे देखिएगा, द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो कह रहे हैं अर्थ की हिस्ट्री जो है और बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो है दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज है काफी। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट द अर्थ इज वेरी ओल्ड। तो कुल मिलाकर के एक कंक्लूजन ये निकलता है, कुल मिलाया जुलाया इफेक्ट ये है कि अर्थ जो है काफी ओल्ड है, पुराना है, एंड नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज वेल एज थॉट्स अर्लियर बट बिलियन ऑफ ईयर। तो कह रहे हैं जैसा कि पहले के लोगों की सोच थी कि कुछ लोग बताए ना 4000 साल पुराना है, तो कहें नॉट थाउजेंड्स ईयर ओल्ड, ये मिलियंस ईयर ओल्ड, कई लाख साल। अब देखिएगा, अब हमको पता ये लगाना है, हमने इतना तो पढ़ लिया कि इस अर्थ पे अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ पे लाइफ कैसे बनी। अब हमको इसके लिए एविडेंसेस देने कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं। लाइफ बन गया, ठीक है, अब हमको ये भी पता चल गया कि स्लो एंड ग्रेजुअली चेंज होते होते एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसी एक लाइफ फॉर्म में दूसरे लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो इसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं इसका क्या एविडेंस है कि ये एक लाइफ फॉर्म जो है यही कन्वर्ट होकर ये बना है, इसको आप कैसे बताओ। अभी तो बता दिए कि कैसे बना, अब ये कैसे कह रहे हो कि एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म में ग्रेजुअली क्या होता है, चेंज हो जाता है, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देता है। तो कह रहे हैं इसके लिए क्या एविडेंसेस। तो देखिएगा, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। क्वेश्चन है, इसमें हमको कई सारे एविडेंसेस पढ़ने हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल पढ़ना है, पैलेंटोलॉजिकल पढ़ना है, ठीक है। तो कई सारे एविडेंसेस हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब हम ये बता देंगे कि हमारे में पाया जाता है, इस ग्रुप में भी यही पाया जाता है। तो यानी हम दोनों स्पीशीज जो है एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, कोरिलेट है, मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट में है। तो कई सारे एविडेंसेस हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, देख लीजिएगा। एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स है इंडीड टेकन प्लेस ऑन द अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। Fossils are remains on the hard part of the life form found in the rocks। तो कह रहे हैं जैसे कई सारे एविडेंस है हमारे पास, ठीक है। तो 3-4 जो भी, ठीक है, उसमें से कह रहे हैं एक जो है फॉसिल, क्या है, फॉसिल। फॉसिल को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल्स आर द डेड हार्ड पार्ट आर ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ द ओल्ड ऑर्गेनिक। जो पहले के समय में ऑर्गेनिक पाए जाते थे, उनके डेड हार्ड ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। जैसे टीथ है, बोन है, एक्सेट्रा, यही हमको मिलता है। फाउंड इन द रॉक्स, पहाड़ियों में, चट्टानों में पाए जाते हैं। रॉक्स फॉर्म द सेडिमेंट्स एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंडिकेट दैट अरेंजमेंट of the sediments one over the other during the long history of the earth। तो कह रहे हैं कि जो अर्थ बना ना, तो अर्थ पे जो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ, एक लेयर बनी, फिर 2 लेयर बनी, 3 लेयर बनी, लेयर के ऊपर लेयर बनी। तो कह रहे हैं ऐसे ही स्ट्रेटिफिकेशन होता गया अगर हम अर्थ क्रस्ट को स्टडी करें। तो जो फॉसिल हमको यहाँ पे मिलेगा उसकी एज सबसे ज़्यादा पुरानी होगी, और जो फॉसिल हमको ऊपर मिलेगा इसकी एज सबसे कम होगी, क्योंकि ये लेयर अभी तो जल्दी बना होगा ना, कुछ 1000 साल पुराना होगा, ये उससे भी ज़्यादा पुराना, ये उससे ज़्यादा पुराना, ये सबसे ज़्यादा पुराना। तो जो सबसे नीचे वो सबसे ज़्यादा पुराना। तो हमको अर्थ के अलग अलग स्ट्राटा यानी लेयर से फॉसिल मिलते हैं, तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म इस दौरान पाए जाते हैं, ठीक है। Different age rock sediments contains the fossil of the different life form who probably died during the formation of the particular sediment। तो कह रहे हैं कि जो लाइफ फॉर्म उस दौरान पाए जाते थे, उस दौरान बने थे, अब उनके ऊपर लेयर बन गया, तो ये इस दौरान बने थे, तो
ये लेयर कितना साल, कितने हजार साल पुराना है उसका हम पता लगा करके ये बता देते हैं कि ये लाइफ फॉर्म कितने साल पुराना है या इतने पहले पाया जाता था। The study shows that the life forms varied over time and certain life forms are restricted to the certain geological time span। तो कह रहे हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो समय के साथ कुछ जो लाइफ फॉर्म थे उन्हीं से आगे चल करके इवॉल्व हुए हैं, और कुछ लाइफ फॉर्म ऐसे भी थे जो एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान पाए जाते थे, उसके बाद नहीं पाए जाते हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। उसी समय पाए जाते थे, उसके बाद विलुप्त हो गए, अब पाए ही नहीं जाते। All this is called the paleontological evidence, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन सबको मिला के हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जीवाश्म विज्ञान से जो हमको एविडेंस मतलब प्रूफ मिलता है। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल आर कैलकुलेटेड? कार्बन डेटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कार्बन डेटिंग कर लेते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज कर लेते हैं, जिसका हम हाफ लाइफ टाइम पता लगा लेते हैं। लगभग कार्बन का हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो 5555 साल होता है, इतना ही होता है, ठीक है। लगभग 5000 साल कहीं नहीं निकल होता है, ठीक है। तो ये कार्बन की हाफ लाइफ टाइम होती है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का जितने समय में आधा बचा रह जाता है वही उसका क्या कहलाता है? हाफ लाइफ टाइम कहलाता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के, अरे 1 के, ठीक है, 0.6932 अपॉन के, ठीक है। के जहाँ रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है, क्या हुआ? अच्छा 0.6 है, के, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इनिशियल अमाउंट निकालने के लिए आप एक फार्मूला पढ़ते होंगे, n इज इक्वल टू n नॉट इनटू हाफ टू द पावर n, ऐसे निकाल लेते होंगे, या t इक्वल टू n इनटू t हाफ से t हाफ निकाल लेते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसी से आप क्या करते हैं? हाफ लाइफ टाइम का पता लगा लेते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इसके अलावा हमारे पास स्पिन रेजोनेंस मेथड होता है, ठीक है, और भी कई सारे मेथड होते हैं जिससे हम क्या करते हैं? फॉसिल की एज का पता लगा लेते हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग? वही रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? वही है जो अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक एविडेंस। अब मान लीजिए फॉसिल है, हड्डी पाया गया, तो मतलब ऑर्गेन था, इससे बढ़िया सबूत क्या होगा? इसके अलावा भी कुछ है सिलेबस में आपके, एम्ब्रियोलॉजिकल है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंस मिलेगा, फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से मिलेगा, और आपको मिलेगा वेस्टिजियल ऑर्गेन से, एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गेन। तो ये आपको पढ़ने हैं, तो कल से एक